मैं अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। भोपाल में बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के बाद सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के सियासी हालात भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। हर कहीं यही चर्चा आम है, बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा के जरिए हिंदुत्व कार्ड खेला है और उनके नाम पर देश भर में ध्रुवीकरण की संभावनाओं को बल मिलेगा और कमोवेश ऐसा होता भी नजर आ रहा है। आखिर किस तरह से देश भर की सियासत को प्रभावित कर रही है भोपाल से साध्वी की उम्मीदवारी, आइए आपको बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा को टिकट देकर बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। प्रज्ञा के नाम पर ध्रुवीकरण की संभावनाओं को बल मिलेगा। कांग्रेस को फिर से हिंदू विरोधी बताने की रणनीति पर काम चल रहा है। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बीजेपी के पक्ष में भुनाने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह जैसे सशक्त प्रत्याशी की मजबूत घेराबंदी की गई है। आने वाले 5 चरणों में कई सीटों पर एकजुट हो सकता है हिंदू वोटर। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, बीजेपी ने भोपाल से साध्वी पर दांव लगाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे उबर पाना कांग्रेस के लिए भारी साबित हो रहा है। साथ ही इसके जरिए देश भर में बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया है। ऐसे में अब देखना यह होगा साध्वी की आमद बीजेपी के लिहाज से देश की सियासत पर क्या असर छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है साध्वी का सियासी इफेक्ट। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में प्रज्ञा भारती ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया तो ये तमाम सारी चीजें देखने में आ रही। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, उससे पहले प्रज्ञा भारती जी ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब आंसू निकले तो वहां जो पीछे बैठे हुए थे उनके भी आंसू निकल आए। बात भी कुछ उन्होंने ऐसी कही कि जैसे बहुत प्रताड़ित उनको किया गया होगा। बाकायदा 9 साल की अपनी पूरी जिस तरह से उनके साथ जो हुआ उसका बखान किया। अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो वो जाने और एटीएस जाने, पर यह जरूर है कि इसके साइड इफेक्ट राजनीति में शुरू हो गए। और हमें लगता है कि जब हम चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह के सामने आखिर कौन होगा, तो क्या बीजेपी की ये भी रणनीति थी कि बिल्कुल एन मोमेंट पर एक व्यक्ति को, एक महिला को, ऐसी महिला जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का परचम लहराती हो, ऐसी महिला जो जब जनता के सामने पहुंचेगी तो अपनी बातें रखेंगी तो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण होगा। और इसका असर भी देखिए, देखते ही देखते कल सबसे पहली प्रतिक्रिया, कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक होता है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर से ही आई उमर अब्दुल्ला की। और उसके बाद देखते ही देखते कल देर रात तक कई सारे ऐसे ट्वीट, कई ऐसी बातें जो ये जाहिर कर रही है कि अब ये चुनाव ध्रुवीकरण की ओर जाएगा। और कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब कहें क्या। दिग्विजय सिंह का सिर्फ यही मकसद है कि विकास के नाम पर हमें आगे बढ़ना है, विकास की बातों को लेकर आगे चलना है, लेकिन क्या ये विकास की बातें एक कट्टरपंथी के सामने, एक हिंदुत्व चेहरे के सामने टिक पाएगी? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए आज साध्वी का सियासी इफेक्ट पर हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ रहेंगे जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनका स्वागत करता हूं। अनुराधा जी रहेंगी, सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और महेश जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से युवा प्रवक्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं महेश जी के पास ही चलता हूं। महेश, हम देख रहे थे कुछ दिन पहले तक हम कई दफा चर्चा किए होंगे इसी मंच पर, और आपके पार्टी से बहुत प्रवक्ता यहाँ आए, उनसे मेरी बातें भी हुई होंगी। हमेशा सवाल ये होता था कि दिग्विजय सिंह के सामने कौन होगा। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे, ये रणनीति का हिस्सा था कि धीरे धीरे कर चुनाव के ठीक पहले एक ऐसा चेहरा लेकर आएंगे जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा, जो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अब ये पूरा चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये पूरी रणनीति का हिस्सा था? और आप देखिए लगातार जब साध्वी आ रही है तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, जाहिर है कि उनका दर्द होगा, लेकिन क्या ये सब राजनीति का हिस्सा है?
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे निर्णय करने होते हैं जो रणनीति के आधार पे होते हैं और रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता, सही समय पे उसका कहीं ना कहीं जो है उजागर किया जाता है। तो मुझे लगता है पार्टी ने उसी आधार पे इस निर्णय को किया है। और एक बात जो आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेके प्रदेश तक केवल एक मूल मंत्र के साथ चुनाव लड़ रही है, सबका साथ और सबका विकास। हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को संबोधित करने वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी को बांटने की बात नहीं की। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं मनोज जी संचालित हो रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसी जाति पंथ धर्म भेद के आधार पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करती है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र है। लेकिन प्रज्ञा जी तो कह रही है कि सिर्फ एक ही बात है, राष्ट्रवाद। बिल्कुल, राष्ट्रवाद तो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद और बाकी सारे विषयों पे भी केंद्रित करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और ये देश की जनता जानती है कि आज देश को किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। आज 5 वर्षों में जिस तेजी से भारत ने विकास किया है, जिस तेजी से भारत का मान विश्व पटल पे बढ़ाने का काम केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, तो भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इस चुनाव में उसे क्या निर्णय करना है। जितेंद्र जी, मेरा सवाल बाद में रहेगा, ख्याल मूल सवाल पर ये जिस तरह से प्रज्ञा जी का आना और फिर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके नेता वास्तव में ये कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। ये वही नेता है जो कुछ दिन पहले तक, कुछ वर्षों पहले तक लगातार चर्चाओं में रहे, जिन बातों का जिक्र अब बीजेपी कर रही है, लेकिन अब वो इस चुनाव में खासकर उनके प्रत्याशी बन जाने के बाद से वो दूर है। वो मंदिर भी जाते हैं, वो आज भी हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करना, ईश्वर के मंदिर में जाना हम सबका हक बनता है और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन पहले क्या वो समझ गए थे कि इस तरफ ये चुनाव जाने वाला है और साध्वी प्रज्ञा मैदान में होंगी, और अब जब इस तरह की बातें की जा रही है तो ये ध्रुवीकरण कहीं दिक्कत तो बढ़ाएगा कांग्रेस को? नहीं मनोज जी, उनके दिल में क्या है वो जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, सारे जहां में फैले। इस भावना के साथ हम चुनाव में भी रहे, इस भावना के साथ हम सियासत भी करते हैं। आपको एक चीज बताऊं, हमें ये उम्मीद थी कि जब विकास फेल होगा तब इस तरह के मामले सामने आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव तो जीतना है और विकास के नाम पर बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। आज जब आप 15 लाख की बात करो तो जवाब नहीं है, 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ लोगों को नौकरियों की बात करो तो वो जवाब क्या देंगे? नोटबंदी की बात की जाए, जीएसटी की बात की जाए या स्किल इंडिया की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, कौन सा ऐसा वो है जिसके मुद्दे पर ये सफल रहे हो? नोटबंदी कितना बड़ा इस गलत फैसला था इस देश के अंदर। सारी चीजों पर जब भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं सूझ रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की सियासत करने का फैसला किया। लेकिन मनोज जी एक चीज सुन लीजिए, 2014 अलग था, 2019 अलग है। बहुत पानी बह गया। आज का जवान विकास की बात करता, आज का नौजवान विकास की बात करता, जो नौजवान को रोजगार देने की बात करेगा, जो किसानों की राहत देने की बात करेगा, मुझे लगता है वो इस देश में शासन करेगा। अब तो देश उन बातों में नहीं आने वाला जैसे पिछली सरकारों के समय इन लोगों ने किया था। आज की स्थिति में देश से साध्वी का सियासी इफेक्ट क्या होने वाला है? साध्वी का जो सियासी इफेक्ट होने वाला है वो मैं आपको बता दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति पे, मध्य प्रदेश के वोटर्स पे, मध्य प्रदेश की सियासत पर। सीधी सी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज भी मध्य प्रदेश की जनता 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें प्रदेश पीछे चला गया, उससे मुक्ति चाहती है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा है कि हमने विकास के नाम पर जीत हासिल की है और 76 दिनों में 83 घोषणाओं पर अमल भी किया है। अनुराधा जी, महेश के पास भी लौटूंगा मैं और जवाब भी लूंगा। ये पूरा जो चुनाव है, उजालों के दुश्मन और कहीं ना कहीं गड्ढों के राजा आज विकास की बात कर रहे हैं भोपाल के अंदर, तो ये दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार के इनके विकास का मॉडल इन्होंने 93 से 2003 के कालखंड में दिया था। वो हमें पता है कि आपने सारे ऐसे तीर निकाल लिए हैं और धीरे धीरे कर कर वो सारे बयान, वो वीडियो, वो ऑडियो सब सुनाने वाले होंगे आप, मुझे लग रहा है। और ये तैयारी होगी भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर रखी होगी। खैर अनुराधा जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे 2 दिन पहले, लेकिन अब जब ये साफ है कि अब प्रज्ञा ठाकुर चुनाव मैदान में है और 2 दिन के अंदर जो इफेक्ट दिख रहे हैं, सियासी इफेक्ट, वो शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरे देश की राजनीति, पूरे देश का चुनाव अब ध्रुवीकरण की तरफ। मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला पे आए हम, भोपाल से श्रीनगर 1620 किलोमीटर दूर है, ठीक है।
वो वहाँ बैठी हुई, वो एक मुफ्त का खाती हुई मुफ्ती औरत, उसके बारे में पहले वो बयान जारी करे। उमर अब्दुल्ला जो देश को टुकड़े करने की बात कर रही है, तोड़ने की बात कर रही है, धमकियां दे रही है, पहले वो अपना घर संभाले। उमर अब्दुल्ला 1620 किलोमीटर की जो चुनाव क्षेत्र, वहां पे वो उनके बयान कोई नहीं पूछ रहा, खुद का घर संभाल नहीं रहा, मोहल्ले में दखल अंदाजी कर रहा है। एक दूसरी बात, किस तरह का ध्रुवीकरण, हिंदू और मुस्लिम्स इनमें आपस में जो प्रेम है, जो ये सारी चीजों को समझते हैं, वो ना तो दिग्विजय जी के बहकावे में आ रहे, ना वो प्रज्ञा के बहकावे में आ रहे। जो एक गंगा जमनी तहजीब है, ये तय है कि आदमी वो उसको वोट देगा जो उसको लगता है कि ये मेरे फेवर का है। लेकिन इसको ऐसे सोचना कि सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देंगे या सारे हिंदू ही कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस की चीज होती है, लोगों के पर्सनल मुद्दे होते हैं, कौन सा मुद्दा किस पार्टी से सध रहा है जी, उसको देख के जनता जाती है। और जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, तो एक बात आपको मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा सत्य है कि भोपाल का चुनाव पूरे देश के चुनाव की दशा दिशा बदलने जा रहा है। आप इसको हल्के अंदाज में नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह के अभी हल्का तो हम ले नहीं रहे, जब तो चर्चा कर रहे हैं। अभी कल जिस तरीके से उन्होंने रोया, अपनी बातें रखी, ठीक है, उन्होंने जिस तरह की अपनी प्रताड़ना की कहानी सुनाई, उनके पीछे बैठे हुए दो लोग भी रो रहे थे उनकी बात सुन के, तो मुझे लगता है ये सतत यदि बाहर आते रही चीजें तो आक्रोश तो पनपेगा, बिल्कुल पनपेगा, और कोई भी इस आक्रोश को नजरअंदाज नहीं करेगा। तो ये आक्रोश क्या देश भर में इसका बिल्कुल असर इसका दिखाई- मैसेज पूरे देश में जाएगा, पूरे देश में चुनाव की दशा दिशा बदलेगी। क्योंकि होता, और मैं तो कल मैंने लिखा, ठाकुर को ठाकुर मारे या मारे करतार, आपने कांटे को कांटे से निकालने की कोशिश की है, अब इसका मैसेज पूरे देश को जाना है, आप बिल्कुल देखिए। और जी, सबसे बड़ी बात जी। यह है कि जो विकास की बात करे, जो यूथ के भविष्य की बात करे, धर्म सेकेंडरी है, देश है तो हम है। तो देश किन चीजों से सुरक्षित है, देश किन चीजों से विकसित हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक किन है। बातों से जी, आगे आ रही है, जी, महत्वपूर्ण वो मुद्दे हैं। ठीक यूथ के लिए आज की जो सबसे बड़ा वोटर्स है इस समय यूथ है। उसको यूथ के रोजगार लिए की जरूरत है। सारे धार्मिक चीजें एक तरफ है, सारी जात और धर्म ठीक के है। मुद्दे एक तरफ है, उनके लिए प्रायोरिटी है कि उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। रोजगार क्या है। महेश, विकास के मुद्दों की आप बात करते हैं, पिछले 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो सबका साथ सबका विकास बड़ी बड़ी जगह लिखा हुआ था, और खुद मुख्यमंत्री माफ करिएगा, जब उस दौर के प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद के चेहरे नरेंद्र मोदी जब मंच पर आते थे तो एक ही बात होती थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब ये बात नहीं हो रही है, ये नारा आप यहां से बैठकर कह रहे हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर होते हैं तो बात राष्ट्रवाद की होती है। नो डाउट राष्ट्रवाद की बात हम सबको करना चाहिए, देश हम सबके लिए पहले है, लेकिन कहाँ गई वो चीजें। अब धीरे धीरे कर आप उस तरफ जाने वाले हैं जब बाबरी मस्जिद और वो समय का दौर चलता था, जो नारे जो बातें आती थी, जिस तरह के जय जय श्री राम, और आप देखिए कल से ये लगना भोपाल में दिख रहा है। देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम लंबे समय से करती आई है, तो वो आज भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक आप देखें सॉरी जी, लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की किसी भी सभा को आप उठाएं तो विकास पे भी केंद्रित होती है। राष्ट्रवाद की यदि वो बात करते हैं तो निश्चित तौर पे विकास के अपने जो काम हमने किए हैं वो गिनाने से भी कहीं ना कहीं जनता को बताते हैं कि हमने किस प्रकार से काम किए हैं। हमने जो 70 वर्षों में 55 वर्षों तक सरकार में रहे, उन लोगों ने एक बार ये नहीं सोचा कि क्या 9 करोड़ शौचालय भी होने चाहिए, क्या उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें गैस कनेक्शन हर घर में देना चाहिए, क्या उन्होंने इस बारे में कभी सोचा कि आज अच्छे गुणवत्तापूर्ण सड़कें और फ्लाईओवर्स और भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्या उन्होंने इस बारे में कभी सोचा। आज ये न्याय की बात करते हैं, लंबे समय तक आपने अन्याय किया है, दादी से लेके पोते तक गरीबी हटाओ का नारा देने वाले लोग आज भी देश में वही नारा दे रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ता है कि 55 वर्षों में आखिर आपने किया क्या है। हम यदि 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम करते हैं तो पेट में तकलीफ होती है, और झूठ का एक वातावरण बनाने का काम करते हैं। ये पिछले घोषणा पत्र की
प्रति मैं इनको भेंट करूंगा, कहीं भी दिखा दे उसमें 15 लाख की बात, कहीं भी दिखा दे उसमें 2 करोड़ नौकरियों की बात। कांग्रेस केवल एक झूठ का पुलिंदा पेश करने का काम करती है जनता के बीच। श्रीमान राहुल गांधी जी विश्व के सबसे बड़े वैश्विक झूठे नेता हैं, ये मैं आज यहाँ बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ। नहीं, विकास के मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा, विकास की आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें क्यों आ रही? देखिए, ये साध्वी प्रज्ञा जी के साथ उनके जीवन कालखंड में जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा है, उन्होंने उस चीज का बयान किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम और पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय की विचारधारा के साथ हम समाज जीवन में काम करते हैं। जनता के लिए, जनता के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे, उस दृष्टिकोण के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्र केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं, तो जनता समझ चुकी है। यही वो दिग्विजय सिंह जी हैं जो हिंदू को आतंकवादी कहने से नहीं चूकते। यही वो दिग्विजय सिंह जी हैं जो 45,000 कर्मचारियों को एक लाइन के आर्डर से भोपाल में बाहर कर देते हैं। यही वो दिग्विजय सिंह जी हैं जो ओसामा को जी लगाते हैं और हाफिज सईद को साहिब बोलते हैं। तो भोपाल की जनता निश्चित तौर पर ये सारी चीजों का जवाब देगी और ससम्मान रावगढ़ जो है, इनकी विदाई कम से कम 4 लाख वोटों से होने वाली है। जितेंद्र जी, क्या जवाब देने वाले? ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब क्या होगा आपके पास? और दूसरी बात यह है कि विकास की बात आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम आए, अभी बहुत कम वक्त हुआ मध्य प्रदेश में, 3 महीने हुए। आपने कहा कि 83 जो योजनाएं थी उन पर हमने काम किया है, लेकिन समय कम है। किसानों के कर्ज की जो माफी की बात थी उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या अभी विकास की गाथा आप गा सकते हैं? दूसरी बात यह है कि ये जो अब ताजा मुद्दा सामने आ रहा है, जैसा महेश कह रहे हैं कि जवाब दे, हिंदू आतंकवाद की बात कौन ने की? दिग्विजय सिंह ने की। तो इन सब चीजों से आप कैसे पार पाएंगे? अब देखिए मनोज जी, विकास की आहट आपको सुनाई दे रही होगी, विकास पर हमारी नीयत आपके सामने साफ हो रही है। हमने 76 दिन में अगर 83 घोषणाओं पर अमल किया है, हमने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि 2 महीने की सरकार की है। एक चीज। दूसरी चीज, ये तो झूठों की गैंग है। 15 लाख का वादा नहीं किया, 2 करोड़ है मध्य प्रदेश में। जितेंद्र जी, मुझे बिल्कुल जितेंद्र जी को बोल, मैं पेन ड्राइव और वो सूची उपलब्ध करा सकता हूँ जिसमें 22 लाख किसानों का कर्ज माफ। मैं आपके बड़े नेताओं को भी बता चुका हूँ, मैं आपके कार्यालय में जाकर के पेन ड्राइव देने को तैयार हूँ। एक चीज, उनको ये पता भी नहीं होता कि कर्जा माफी उनकी हुई भी है कि नहीं हुई है। उसी पेन ड्राइव में से 15 नंबरों की रिकॉर्डिंग मेरे पास इस समय उपलब्ध है। हम दोनों चाहें तो चला सकते हैं, दोनों की पेन ड्राइव चला लेंगे। जी बताइए। देखिए, हम पेन ड्राइव देने को तैयार है। हमने 22 लाख का मैं मोबाइल नंबर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भेंट भी किया है। हमने आपके नरोत्तम मिश्रा जी के सामने जाकर के सारी चीजें दी थी। एक चीज देखिए मनोज जी, विकास की बात ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी विकास की भी बात करते हैं, राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं, तो फिर आपने जब शौचालय बनाए, आपने इस देश में विकास किया, तो चुनाव के समय आपके पास विकास को बताने के लिए क्यों नहीं होता है? जब जब चुनाव आते, जब जब जिन्ना आता है, जब जब चुनाव आते, जब जब पाकिस्तान आता है, जब जब चुनाव आते गाय आती है, गंगा आती है, जब जब चुनाव आते शमशान कब्रिस्तान। ऐसा कैसा विकास किया है? लेकिन इस बार घोषणा पत्र से गाय और गंगा सब जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इस पर सवाल उठेंगे, गंगा की सफाई क्यों नहीं हुई, गौ मांस का व्यापार को हतोत्साहित क्यों नहीं किया गया? तो इसके जवाब नहीं है। इसलिए इन्होंने अब की बार उन मुद्दों को छेड़ा नहीं है। अब ये सीधा इनका चुनाव जो है वो सांप्रदायिक आधार पर लड़ने का इनका पूरा प्रयास है। मनोज जी, आज भोपाल से जो प्रत्याशी हिंदुत्व को गाली देने का काम करते थे, आज प्रियंका वाड्रा जी आचमन कर रही है उसी गंगा जी के पानी से। मनोज जी, गंगा सफाई के लिए कितना जनता हो गया। महेश जी, मैं कह रहा हूँ, आज आपके भोपाल के जो प्रत्याशी हैं उनका विकास का क्या योगदान है इस प्रदेश में? इस देश में विकास के लिए उनके पास एजेंडा क्या है, वो तो सामने आना चाहिए। सिर्फ आंसू बहा देने से अगर वोट मिलेंगे, देखिए ये प्रयोग आप महेश, मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जितेंद्र जी, महेश आप मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए। यदि प्रज्ञा ठाकुर जी इतनी अच्छी है, मतलब अच्छे हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये बताइए कि वो कार्यकर्ता, आप जैसा कार्यकर्ता जो जमीन से पहुंचता है वहां तक, मेहनत करता है, कार्यकर्ता कहां चले जाते? क्या सांसद का एक व्यक्ति आपको नहीं मिला यहां जो उनको लेके आना पड़ा? और यदि उनको लाया गया है, बाकायदा आपने अभी सदस्यता दिलाई 2 दिन पहले, एक व्यक्ति को सदस्यता दिलाना पड़ता। कुछ वो सदस्य जो बरसों से दरी उठाते उठाते ऊपर पहुंच गए, लेकिन ऊपर जगह उनको नहीं मिलती है, तो ये जरूरत क्या पड़ गई?
मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, श्रीमान अमित शाह जी जैसा, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये वो पार्टी नहीं है जहाँ पे 19 साल एक माँ अपने बेटे के लिए अध्यक्ष पद संचित करके रखती है, उसको संभाल के रखती है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा उस लायक हो जाए तब मैं वो पद उसको सौंपूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी आके आज प्रदेश का प्रवक्ता बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पे मेरे जो कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बन सकता है। लेकिन मेरे बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, सांसद भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। श्रीमान नरेंद्र मोदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मेरे मित्र, मेरे जितेंद्र मिश्रा जी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। जब तक राहुल गांधी जी के परिवार में कोई ना कोई पैदा होता रहेगा तब तक मेरे जितेंद्र मिश्रा जी कभी राष्ट्रीय कार्यकर्ता है क्या? प्रज्ञा ठाकुर, ये आपकी कार्यकर्ता है क्या? बिल्कुल हमारी कार्यकर्ता रही, हमारे विचार संगठन से जुड़ी कार्यकर्ता है। विद्यार्थी परिषद से सदस्यता क्यों दिलाई गई? विद्यार्थी परिषद से इनको कल सदस्यता क्यों दिलाई गई? परिषद हमारा अनुषांगिक संगठन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है तो हमें उसकी सदस्यता दिलाना आवश्यक था, वो अलग विषय है। लेकिन विचारों से लंबे समय से प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विचार भारतीय जनता पार्टी का जो है उसके आधार पे उन्होंने समाज जीवन में काम भी किया। अनुराधा जी, आप देख रही, देखिए आप जिस तरह दोनों प्रवक्ताओं की आप बातें सुन रही है तो चर्चा ले दे के वही पहुंच जाती है। और ये कितना जी, सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिलता है जो लगातार मेहनत करता है, जिसे टिकट दे दिया जाता। 30 लाख की आबादी है भोपाल में। मैंने आपसे कहा ना, कांटे को कांटे से निकालने की कोशिश है। सामने का प्रत्याशी जैसा है, हाफिज सईद, सामने का प्रत्याशी तो 10 साल का मुख्यमंत्री है। हाफिज सईद साहब, ओसामा जी, इनके जो इन्होंने केवल देखो, दिग्विजय सिंह जी को जितना मैं जानती हूँ, उनको एक हैबिट है चिमटी लेने की कि तो क्या ये चिमटी भारी पड़ने वाली? छेड़ दो, उसके बाद ना अगले आदमी का आप रिएक्शन देखो और हंसते रहो। ये एक तरह की शरारती आदत है उनकी। नहीं, लेकिन 2 दिन से वो हंस नहीं रहे हैं। 2 दिन से हंस इसलिए नहीं रहे हैं कि उस चिमटी का जवाब हथौड़े से देने वाली आ गई है। क्योंकि एक बात मैं आपको बोलूं, मैं बहुत इन लोगों के किसी भी दल के करीब नहीं हूं, लेकिन बोलने के मामले में आरएसएस के किसी भी आनुषंगिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जैसा मास्टर तो किसी राजनीतिक दल में नहीं होता है। यदि ये झूठ भी बोलते हैं तो इतने सलीके से, इतनी ताकत से और इतने अच्छे ढंग से बोलते हैं कि आपको मानना है कि सच है। मतलब मनवा देंगे ऐसा। अब दूसरा, कांग्रेस ये तो लपेटने का काम करती है, जीवन भर लपेटा इन्होंने। ये आज 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। अपने 62 साल का हिसाब भी तो रखो, 10 साल का दिग्विजय सिंह भी तो दे। इस देश ने पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ किया है। लेकिन मैं अनुराधा जी की बात को समझ गया। मेरा ये कहना है 62 साल का हिसाब क्या चाहिए आपको, मुझे ये बताइए। 5 साल की तो बात करते, क्योंकि अभी अनुराधा जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि बहुत बड़े झूठे हैं ये लोग। इन्होंने इस देश को 5 साल के अंदर इतना झूठ बोला है। आज भी देखिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, 15 साल हो गए बोले। सुनने का साहस कीजिए, मैं सुनूंगा, पूरी बात सुनूंगा। नहीं देखिए, मेरा मतलब ये डिबेट नहीं है, विमर्श होना चाहिए कहीं ना कहीं, उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप 5 साल की बात करते हो, जब मोदी जी ने पहनने कपड़े नहीं सीखा था, जब इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज आज एयरक्राफ्ट बनाने की स्थिति में इस देश है। आप झूठे की बात करते हो, 15 साल का हिसाब नहीं दे पाओगे। आपने इस भोपाल में आपसे जवाब ले रहा हूँ, आपसे जवाब ले रहा हूँ। पेश किया, आपको विकास का मॉडल बताना चाहिए भोपाल में, आपको प्रदेश में विकास की बात करना चाहिए। अनुराधा जी, आप जब हेमंत करकरे मरा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तालियां बजाई। ये आपका कैंडिडेट करता, ये संदेश आप देना चाहते हैं प्रदेश को, विकास की बात मुझे एक बार शांत तो रहिए, मुझे सुनने दीजिए। मैं अनुराधा जी कहिए, क्या कह रही हैं आप? नहीं सुनना है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो किन महाशय के बेटे के साथ पार्टनर है। बिल्कुल इस विषय पर मैं किन की बात कर रही हैं आप? हेमंत करकरे का इन्होंने जिक्र किया, तो हेमंत करकरे के प्रति जो सद्भाव कांग्रेस दिखा रही है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इनके व्यवसायिक हित
हेमंत करकरे के साथ व्यवसाय कहाँ से की जुड़े? बात नहीं है। कैसे उनसे बात कांग्रेस करते को? हैं, मोहन आप शर्मा लेकर के आपको दूसरी क्या बात- होना चाहिए? ये बयान चाहिए कि हमने ताली बजाई करते हैं। दूसरी और बात- आतंकवादियों पर जो हम कर रहे हैं उनको लेकर के आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए क्या? दूसरी बात, ये दोनों लोग बताने का चलिए। काम करते नहीं, ये दोनों सिंह है। लोग ये दोनों लोग 2-3 मुद्दे स्पष्ट करें। महिला सुरक्षा को लेकर आप दोनों पार्टियों के क्या नजरिए हैं? महिला भारत- सुरक्षा को लेकर के एक- नहीं मैं बता पहले दूं, बोल लूं। महिला सुरक्षा को अनुराधा जी, लेकर के महिला आरक्षण को लेकर के समय इजाजत नहीं दे रहा है। समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप ये बताइए मध्य प्रदेश मैंने सुन लिया, आप दोनों की बातें सुन अत्याचार लिया। सबसे ज्यादा तीनों की। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे आप मुद्दे हैं। गलत बोल चलिए रहे आप हैं। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आप तीनों का गलत बोल रहे शुक्रिया। हैं। अनुराधा जी, सरला मिश्रा महेश जी, से लेकर जितेंद्र जी, सांगली आप तीनों का राव बहुत बहुत तक धन्यवाद। आप यहाँ आए, लेकिन ये सच है कि जो हम बात कर रहे हैं साध्वी का सियासी इफेक्ट आज हमारा विषय था, और विषय पर जिस तरह से चर्चा बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, अनुराधा जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कर रही है, यही एक सियासी इफेक्ट है और आगे चलकर यही दिखने वाला। चर्चा इस बात की क्यों नहीं हो रही है कि महिलाओं को लेकर क्या किया जाएगा? चर्चा इस बात को लेकर क्यों नहीं हो रही कि मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ? चर्चा इस बात को लेकर क्यों नहीं हो रही कि 2019 के चुनाव में हम सबका साथ सबका विकास कहां होगा? लेकिन चर्चा इस बात पर होगी कि किस तरह से प्रताड़ित किया गया साध्वी प्रज्ञा को। चर्चा इस बात पर होगी कि भगवा को लेकर किस तरह का बयानबाजी चलती रही। लेकिन ये बयान दोनों ही तरफ से आने वाले हैं। यदि अचानक आप मंदिर जाते हैं, बातें करते हैं, तो सवाल इस पर भी उठेंगे। यदि अचानक आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो सवाल इस पर भी उठेंगे। लेकिन ये सच है कि इस बार सियासी इफेक्ट, साध्वी का सियासी इफेक्ट दिखना शुरू हो गया और धीरे धीरे कर हमें लगता ये पूरे देश में नजर आने वाला। पर इसका असर जनता पर कितना होगा? मतदाता से तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग करे और जब भी वोट करने जाए तो एक बार विचार करें कि मुझे वोट किसे देना है। और इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि सारे काम छोड़िएगा पर एक बार वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका वोट तय करता है कि चुनाव का सच क्या है। साध्वी का सियासी इफेक्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बट।